के साथ ही आज के सेशन पर हम बातचीत करते हैं और जो पहला सवाल है, पहला सवाल देखते हैं। क्लियर? गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं ठीक हूँ, है ना, मैं ठीक हूँ। चलिए, अब पहला सवाल है दोस्तों, दरियाई घोड़ा या हिप्पोपोटामस जिसको कहा जाता है, या फिर कई बार हिप्पो भी कह दिया जाता है, इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है ना, कौन सा से कथन सही है। देखो, यह जो जानकारी है, यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है, हिप्पोपोटामस के बारे में, दरियाई घोड़ा के बारे में यह खबर इसलिए बनी है क्योंकि दरियाई घोड़े की तस्करी या फिर उसका एक मिसयूज किया जा रहा है एक ड्रग माफिया के द्वारा, और उसके पास लगभग 70 दरियाई घोड़े हैं और वहीं से भारत और एक और देश में इस दरियाई घोड़ों को भेजने की योजना वहाँ की सरकार कर रही है। कहाँ की सरकार कर रही है? भारत और एक और किस देश में इन दरियाई घोड़ों को भेजने की योजना बनाई जा रही है, इसके बारे में हम चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। कुछ बच्चों ने कहा है ए, कुछ ने कहा है 1 और 2। ओके, देखो, पहला जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। दरियाई घोड़ा उप सहारा यानी कि सब सहारा अफ्रीका का एक बड़ा स्थानीय अर्धजलीय स्तनपायी है, मैमल है। क्लियर? ये देखो, ध्यान रखना कि स्तनपायी है, ये मैमल है। क्लियर? कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है घुमा कर करके, है ना। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये IUCN के रेड लिस्ट में असुरक्षित या फिर सुभेद्य, इसको हम सुभेद्य भी कहते हैं, है ना, सुभेद्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, लिस्ट किया गया है। तो यह भी कथन सही है। जो तीसरा कथन है दोस्तों कि हाल ही में मैक्सिको की सरकार ने, मैक्सिको नहीं है बल्कि कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया की सरकार ने इन्हें जहरीली आक्रामक प्रजाति के तौर पर घोषित किया है और कोलंबिया की सरकार ने ही भारत और मैक्सिको में इन दरियाई घोड़ों को भेजने की योजना बनाई है। क्लियर? इस लिहाज से जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाता है। तो हमारे पास सही उत्तर क्या हो गया, बताओ जल्दी से। केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, कई सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा, अब सवाल है कोलंबिया के संदर्भ में, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में यह सवाल बन गया है। कोलंबिया देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दूसरा है बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है और तीसरा है कोलंबिया गुयाना के साथ सीमा साझा करता है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। कई बार IAS एग्जामिनेशन में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को यदि तुम लोग देखते हो तो उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर। तो इससे एक संकेत मिलता है कि आप मैप का अध्ययन हमेशा करते रहिए, रेगुलरली मैप को जरूर देखिए, है ना। उसको रटना नहीं है बल्कि उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखते रहना है। इससे आपके मन मस्तिष्क में मैप से संबंधित जो एक जानकारी है वो क्लियर होगी। और साथ ही जो स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर मैप इन न्यूज़ का जो सेक्शन अमृत उपाध्याय से लाते हैं उसको भी यदि आप देखते हैं तो उससे भी आपका मैप से संबंधित जो विषय है यह क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बताओ, जल्दी से बताओ तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है या कहाँ पर है? आप पहले बताइए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है या फिर किस महाद्वीप में ये सही ये होगा? कुछ बच्चों ने कहा है CAD, ओनली 2 मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल, राहुल राय ने एकदम सही जवाब दिया है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का देश है, ये बिल्कुल सही उत्तर उसने बताया है। उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होगा कोलंबिया। तो पहला तो यहाँ पर गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन बी चला गया और ऑप्शन सी चला गया, है ना। यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कम से कम एक भी जानकारी है आपको तो आपने ABC को सीधे गलत कर दिया और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 इसका सही उत्तर है, यानी कि बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। अब जो तीसरा है कोलंबिया गुयाना के साथ सीमा साझा करता है, तो यह भी
गलत हो गया। अब इसको एक बार मैप के माध्यम से देख लो कि आखिर कोलंबिया जो देश है इसका लोकेशन कहाँ पर है और किस किस से सीमा साझा करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का यह जो मानचित्र है इसमें ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा है यह कोलंबिया है, इसके बगल में इक्वेडोर है और इसके बगल में वेनेजुएला है ना। और जो कोलंबिया है ये ब्राजील से भी सीमा साझा करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ना। क्या आप बता सकते हैं कि ब्राजील से कौन से दो दक्षिण अमेरिकी देशों की सीमा साझा नहीं करती है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ आप भी बताइए, है कि नहीं। ब्राजील से किन दो देशों की सीमा साझा नहीं करती है? बाकी दक्षिण अमेरिका के सभी देशों की सीमा ब्राजील से साझा करती है। यहाँ पर कोलंबिया के रिस्पेक्ट में देखें तो वेनेजुएला और इक्वेडोर है, पेरू है, ब्राजील है, इससे इसकी सीमा साझा हो रही है। जो गुयाना है, गुयाना देखो यहाँ पर है, यहाँ पर सूरीनाम है, यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस मैप को आप ध्यान में रखिएगा। इस मैप के आधार पर भी यहां पर आप समझ गए कि स्टेटमेंट 3 सही उत्तर होगा, है ना। चलिए, पेरू, ब्राजील क्या है, इक्वेडोर, अर्जेंटीना और पेरू है, बिल्कुल अर्जेंटीना और इक्वेडोर, अर्जेंटीना और इक्वेडोर होगा, ठीक है। चिली भी है, चिली, 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 यस। चलो, अब यहां पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन के बारे में विचार करना है। फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में हाल के समय में चर्चा हो रही है। नेचर नामक एक पत्रिका है, उस पत्रिका के अंतर्गत ये जानकारी दी गई है कि फाइटोप्लैंक्टन का विस्तार इतना अधिक हो रहा है कि उससे एल्गी ब्लूम की स्थिति देखी जा रही है। और जो समुद्र की के ऊपरी भाग है, ऊपरी हिस्सा है, इसमें शैवालों का बहुत व्यापक प्रसार हो रहा है, जिससे समुद्री जल में प्रदूषण की स्थिति भी हो सकती है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन के बारे में ये 3 कथन दिए गए हैं, तीनों के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा या से सही है या फिर है। देखो, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन माइक्रो एल्गी है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन क्लोरोफिल करने में सक्षम होते हैं, है ना, सक्षम होते हैं, सक्षम होते हैं, तो दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन जो है कि फाइटोप्लैंक्टन बॉयंट यानी उत्प्लावक होते हैं, यानी कि जल के ऊपरी हिस्से में ये तैरते रहते हैं। आपने कई बार शैवालों को देखा भी होगा या फिर जलकुंभी को आपने देखा होगा कि जल के ऊपरी हिस्से में वो तैरते रहते हैं। तो इस लिहाज से ये बॉयंट यानी कि उत्प्लावक भी होते हैं। तीनों ही कथन इसमें सही हो जाएगा। जब तीनों ही कथन सही होगा तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है कि नहीं, इससे कई सारी जानकारियां आपको मिल जा सकती हैं। और सेशन को आपने शेयर भी नहीं किया है, सेशन को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, है। चलो, अगला सवाल है क्वाइन वेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। क्वाइन वेंडिंग मशीन, आज सैटरडे है ना, आज PYQ क्लास नहीं होगी, आज PYQ क्लास नहीं होगी, आज सैटरडे है। मंडे टू फ्राइडे PYQ की क्लास होती है ना। ठीक है, अभी फिलहाल ये देख लो, है ना, UPSC क्विज को एक बार देख लो। क्वाइन वेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट है किसका? गुड, 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 बिल्कुल सही बात है। RBI का यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत QR कोड के माध्यम से क्वाइन निकालने की जो विधि है या फिर मशीन से क्वाइन सिक्का निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इसी लिहाज से यहाँ पर यह चर्चा में भी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, RBI। अगला सवाल है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के संदर्भ में
3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है, कौन सा या से कथन सही है या फिर है। सीसेट की क्लास जो 12 बजे से लाइव है, 12 बजे से लाइव है सीसेट की क्लास। जो लोगों ने बैच 1 ज्वाइन किया हुआ है, विजय पाठक जी ने पूछा है ना। आज फर्स्ट क्लास है सीसेट की। यदि आप उस बैच में हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देखो अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। AMASR यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के संदर्भ में यहां पर ये 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथन में यहां पर पूछा गया है कि कौन सा या से सही है या फिर है। पहला है 1968 में पारित AMASR अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम 1968 में पारित किया गया था। 1968 में AMASR अधिनियम पारित किया गया था। सेंटेंस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, नहीं, पारित किया गया था। तो यहां पर 1968 नहीं होगा, बल्कि यहां पर 1958 हो जाएगा, है ना। यहां पर 1958 हो जाएगा। दूसरा कथन है कि अधिनियम किसी भी ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक रुचि की वस्तु जो कम से कम 150 वर्ष पुरानी हो उसको प्राचीन स्मारक के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, यहां पर देखो 150 वर्ष नहीं है, बल्कि यहां पर 100 वर्ष हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पहला कथन के साथ साथ दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। क्लियर, पहला और दूसरा कथन यहां पर गलत हो गया। तीसरा जो कथन है यह बिल्कुल सही है कि अधिनियम में संरक्षित स्मारकों के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने का प्रावधान किया गया है। देखो यहां पर इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार इस तरीके से फैक्चुअल आधारित सवाल पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है कि यहां पर क्या इसका उत्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन केवल यदि हम देखें तो केवल 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि आखिर यह विषय चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है। जो अभी वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है, उसमें इस अधिनियम में कुछ अमेंडमेंट लाने की चर्चा भी चल रही है। यदि कुछ अमेंडमेंट होगा तो उसके आधार पर फिर हम लोग उसको सवाल के तौर पर देख लेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। ये आपका जो ऑप्शन है देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएन एनर्जी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। क्या इसका उत्तर होना चाहिए, बताइए। इसके बारे में सुना है, इस रिपोर्ट के बारे में अभी हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन 2022 रिपोर्ट। बताओ जल्दी से। DA इस तरीके से उत्तर आ रहा है, AC उत्तर मिक्स आ रहा है, ABACDA। देखो यहां पर ध्यान रखना कि यह जो रिपोर्ट है इसके द्वारा जारी की गई है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है, न कि UNFCCC ने, या फिर यूएन एनर्जी ने, या फिर UNEP ने। क्लियर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगला सवाल बहुत ही रोचक सवाल है। यदि आपने इसके बारे में सुना है तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। चर्चा में रहने वाला क्वाओआर, इसको मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, QUAOAR। क्वाओआर शब्द किससे संबंधित है। खगोलीय संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, या फिर बिटकॉइन। इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है। ये सब करंट अफेयर्स से ही संबंधित गतिविधियां हैं, है ना। करंट अफेयर्स में ये चर्चा में है, इसलिए हमने इसको सवाल के तौर पर लिया है। माय गॉड, बिटकॉइन, अच्छा नहीं, बिटकॉइन नहीं है बच्चे।
नहीं 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 नहीं, देखो आप लोग गलत दिशा में है, ये नहीं होगा, बिटकॉइन नहीं है ये, है ना, ये नहीं है, बल्कि खगोलीय संरचना है ये। ठीक है, क्वाओआर जो है एक खगोलीय संरचना है। देखो यहाँ पर खगोलीय संरचना से संबंधित है क्वाओआर। क्वाओआर जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट है ना, ड्वार्फ प्लैनेट, इसको कहा जाता है बौना ग्रह, है ना। ये जो क्वाओआर है इसके चारों तरफ कुछ वलय दिखे हैं वैज्ञानिकों को, है ना, वलय दिखे। खगोलीय संरचना क्या दिखा है, वो वलय यानी कि रिंग। बात समझ आ रही है? जैसे आप शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग देखते हैं ना, शनि ग्रह बहुत ही फेमस है इस मामले में, तो उसके चारों तरफ आप रिंग देखते हैं ना, सैटर्न के चारों तरफ, वैसे ही रिंग, वैसा ही वलय इस ड्वार्फ प्लैनेट के चारों तरफ देखा गया है। खगोल शास्त्रियों ने इसके बारे में कुछ जानकारियां दी हैं, इसी कारण से यह खबर में है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर सवाल ये उठता है कि आखिर बौना ग्रह किसको कहा जाता है, बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहा जा सकता है। देखो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, ये ऐसे सेलेशियल बॉडी होते हैं, खगोलीय पिंड, जो कि न तो ग्रह बन सके और न ही वे तारा बन सके, है ना, न ही वे इतने अधिक विशाल होते गए या फिर सूर्य की तरह, जो सूर्य की जो चमक होती है, सूर्य में जो एनर्जी है वो एनर्जी उनमें नहीं रही, और साथ ही जो सामान्य तौर पर सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रहों की जो अवस्थिति है, जो उनकी प्रकृति है, वैसा भी वे नहीं बन सके। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये सौर मंडल के बाहरी हिस्से में सामान्य तौर पर देखे जाते हैं। इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बौना ग्रह है वो कौन सा है, प्लूटो, है ना। 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ है, उसने प्लूटो को प्लैनेट के बजाय ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दी थी, बौने ग्रह के तौर पर उसे संज्ञा दी थी। ठीक है ना। तो इस लिहाज से इस संदर्भ में आपको ये जानकारी रखने की आवश्यकता है। और भी कुछ बौने ग्रह हैं, इनका नाम मैं लिख देता हूं। एक तो प्लूटो है ना, एक है एरिस, एक है मेकमेक, ये सभी क्या हैं, ये सभी बौने ग्रह हैं, है ना, बौना ग्रह। इन सभी को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन अभी हाल में जो ये क्वाओआर ड्वार्फ प्लैनेट के संदर्भ में रिंग की संरचना दिखी है, ये क्यूपर बेल्ट में दिखी है ना। क्यूपर बेल्ट, ध्यान रखिएगा, क्यूपर बेल्ट जो है ये सौर मंडल का सब बाहरी हिस्सा है ना। नेपच्यून जो एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है, उसके ऑर्बिट से बाहरी हिस्से में ये क्यूपर बेल्ट रहता है और इसमें असंख्य जो आइसी बॉडीज हैं, जो कि बहुत ही ठंडे पिंड हैं, वो यहाँ पर दिखते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्यूपर बेल्ट जो है, एक खगोल शास्त्री हुए थे क्यूपर, जिन्होंने 1951 में इस संदर्भ में रिपोर्ट पेश की थी कि भाई सौरमंडल का जो बाहरी हिस्सा है वो एक विशेष पट्टी से घिरा हुआ है और इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। इसी उन्हीं के नाम पर क्यूपर बेल्ट कहा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट का नाम सुना होगा, जो एस्ट्रोनॉमिकल नहीं बल्कि एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में है, कई बार मैंने इस पर सवाल भी पूछा है। उसी तरीके से ये जो क्यूपर बेल्ट है ये सौर मंडल के बाहरी हिस्से में है। इससे सवाल बन सकता है कि क्यूपर बेल्ट क्या है, कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है। उसी तरीके से एक ऊर्ट्स क्लाउड भी होता है, ऊर्ट्स क्लाउड, है ना, ऊर्ट्स क्लाउड, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये जो ऊर्ट्स क्लाउड है ये सबसे बाहरी हिस्से में, क्यूपर बेल्ट से भी बाहरी हिस्से में ये ऊर्ट्स क्लाउड की स्थिति पाई जाती है। ये और अधिक घनी है ना, और इसमें भी असंख्य छोटे बड़े खगोलीय पिंड पाए जाते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि धूमकेतुओं का यह घर है, कॉमेट्स का ये होम है, घर है ये। कौन सा? ऊर्ट्स क्लाउड, क्योंकि यहाँ से धूमकेतु जो है वो निकलते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं।
क्लियर। तो ये सारी जानकारियां आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। मार्स एंड जुपिटर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये क्यूपर बेल्ट, वुड्स क्लाउड, ये सब आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कई बार स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलो, इतिहासकारों ने 11वीं शताब्दी से तिथि निर्धारित करते हुए दिल्ली के सात नगरों की पहचान की है। इनमें कौन सबसे पुराना नगर है ना। देखो, हाल ही में एक जानकारी मिली है, कुछ अपडेट मिला है दिल्ली के नगरों के बारे में, और उन्हीं नगरों के संदर्भ में यहाँ पर ये सवाल बनाया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि मेहरौली, तुगलकाबाद, सीरी, फिरोजाबाद, इन चारों में से कौन सा है जो कि सबसे पुराना है ना। बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए मेहरौली इसका सही उत्तर होगा, है ना। मेहरौली, इसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 11वीं शताब्दी में जो तोमर वंश के एक राजा हैं, कौन, अनंग पाल तोमर, है ना। उन्होंने मेहरौली की स्थापना की, और उसके बाद फिर इसको बाद में आगे जो मामलुक वंश का शासन आया, मामलुक वंश किसके समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके समय में जो मेहरौली है, मेहरौली को और अधिक महत्व मिला। मेहरौली में यदि आप दिल्ली में रहते हैं या फिर कभी आप दिल्ली आए, तो मेहरौली में यदि आप जाएं तो वहीं पर उसी के आसपास में कुतुब मीनार है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को की याद में ये मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। मेहरौली में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लौह स्तंभ है जिसको गुप्त काल का माना गया है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है ना। कभी आप दिल्ली आए या फिर यदि आप दिल्ली में रहते हो तो फिर वहाँ जा करके ये पर्यटन का हिस्सा है, वहाँ जा करके घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर मेहरौली जो है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। बाकी जो हैं तुगलकाबाद, सीरी, फिरोजाबाद, ये सभी अन्य महत्वपूर्ण शहर थे दिल्ली के अंतर्गत। अब तो दिल्ली में बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव हुआ है। ये जो फिरोजाबाद है दिल्ली, देखो एक फिरोजाबाद अलग है ना, और ये जो फिरोजाबाद है ये दिल्ली में है, जो कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने इसकी स्थापना करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित, है ना, इस शहर की स्थापना करवाई थी। ओके, चलिए, यस, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्तकालीन शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बारे में कुछ उससे जानकारी मिलती है। बहरहाल इस प्रश्न का हाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है ना। फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बहरहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मेहरौली, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में रहे सादिक अली वाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सादिक अली वाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजनीतिक दल के दो धड़ों के बीच में विवाद की स्थिति को लेकर करके, अंतर धार्मिक विवाह को लेकर करके, नागरिकता अधिकार को लेकर करके, या फिर व्यभिचार को लेकर के। बताइए इसका क्या उत्तर होना चाहिए। सादिक अली वाद का नाम आपने सुना है, सादिक अली केस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सादिक अली केस। यह केस क्यों चर्चा में आया है हाल के समय में। लाइक कीजिए जबरदस्त तरीके से, शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से। क्यों आलसी बनते हैं भाई, है ना, विद्या का प्रसार करना चाहिए, है ना। बी, ओ माई गॉड, विशाल कुमार पांडे, दिनेश पूजा, माई गॉड,
बी कैसे कह दिया, बी कैसे कह दिया, ओहो हो, गलत है, गलत है, गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल के दो धड़ों के बीच में विवाद को लेकर करके, है ना। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि जो शिवसेना है उसको, उसमें उद्धव ठाकरे का गुट और उद्धव ठाकरे जी का गुट और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनके महाराष्ट्र के, उनके गुट के बीच में एक टसल, एक तनाव की स्थिति देखी गई। और शिवसेना का जो चिन्ह है वह चिन्ह किसको मिले, जो वास्तविक चिन्ह है वह किसको मिले, चुनाव चिन्ह किसको मिले, इसको लेकर करके दिक्कत महसूस हो रही थी। और इसके बाद निर्वाचन आयोग ने अपना पक्ष दिया, अपना स्टैंड दिया और उसके बाद एक विवाद की स्थिति सामने आई। तो यहाँ पर जो सादिक अली वाद है वो इसी से संबंधित है कि एक राजनीतिक दल में दो फैक्शन हो गए हैं, दो गुट बन गए हैं, तो उनके बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा किस आधार पर किया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो सादिक अली केस है यह 1972 से संबंधित है। 1972 में यह केस आया। यस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में के गुटों के बीच में जो तनाव की स्थिति उभरी, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने जो अपना मत दिया वो ये दिया कि एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, उसी को धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है उसी को मान्यता दी जाएगी, है ना। और इसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने अपना पक्ष लेते हुए और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पर 3 पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उन्होंने अपना पक्ष भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पक्ष दिया था और हाल में निर्वाचन आयोग ने जो स्टैंड लिया है वह बिल्कुल सही है। सादिक अली केस देखो 1972 में हुआ था। 1969 में इसका जो चेन है कैसे शुरू होता है, 1969 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुटों में एक तनाव की स्थिति उभर गई थी। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जगजीवन राम जी एक गुट के अध्यक्ष बने हुए थे और दूसरी तरफ निजलगप्पा जो है ये दूसरी तरफ थे, है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यह जो केस है सादिक अली केस के अंतर्गत जाना जाता है। इस समय भी जो 2 गुट बना था उसमें जगजीवन राम का जिस कांग्रेस पार्टी की वो अध्यक्षता कर रहे थे उसी को मान्यता दी गई थी, क्योंकि जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था उसमें जो बहुमत था, बहुमत उसी के पक्ष में था। जगजीवन राम जी के अध्यक्षता में जो गुट था उसी के पक्ष में बहुमत था और उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असल में माना गया था। इसी संदर्भ में ये जो विवाद है हाल में महाराष्ट्र में जो शिवसेना को लेकर करके उठा है इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी जो पक्ष, जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है वह शिवसेना के संदर्भ में जो एकनाथ शिंदे जी का गुट है उसके तरफ झुकी हुई है मेजोरिटी। और इसी लिहाज से जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का धनुष बाण का वह उन्हीं को प्रदान किया गया है ना। तो ये चीजें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। नहीं, आज PYQ की क्लास नहीं होगी। ये मंडे टू फ्राइडे होती है ना PYQ की क्लास, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की कक्षा में हमने जिन सवालों को देखा उसको रिवाइज कीजिए और मंडे को फिर से हम लोग सुबह 11 बजे नए सवालों के साथ, नई जानकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं नए बैच में तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दिया है। इस क्विज़ का, UPSC क्विज़ की जो PPT है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दूंगा, भेज दूंगा। अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं मंडे को। ऑल द बेस्ट।